नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डीजीपी के तकर्रुर को कलअदम करने के हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हुकूमत को एक और धक्का। डीएससी 2012 के इनेकाद की राह हमवार, स्कूल असिस्टेंट्स के लिए अहलियत से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसले पर हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा। पी वेंकट राव पीसीसी सदारत के ख्वाहिशमंद, अवामी एतमाद की बहाली के लिए खुद एहतसाबी की वकालत। और मेहदीपट्टनम में कॉलेज बस ने एक लड़की को टक्कर दे दी, नौजवान लड़की बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। डीजीपी दिनेश रेड्डी के तकर्रुर के सिलसिले में रियासती हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने दिनेश रेड्डी के तकर्रुर को कलअदम किए जाने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए कैट के अहकाम के मुताबिक 3 सीनियर आईपीएस ओहदेदारों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मौजूदा डीजीपी दिनेश रेड्डी के नाम को फहरिस्त में शामिल न करने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह है कि कैट और हाई कोर्ट की जानिब से डीजीपी के तकर्रुर को कलअदम किए जाने के बाद डीजीपी दिनेश रेड्डी और रियासती हुकूमत ने कैट और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। डीएससी 2012 इम्तिहान के इनेकाद में हाल रुकावटें दूर हो गई हैं। डीएड उम्मीदवारों को स्कूल असिस्टेंट की जायदादों के लिए ट्रिब्यूनल की जानिब से अहल करार दिए जाने के फैसले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है। अदालत ने कहा कि डीएससी इम्तिहान के इनेकाद में अब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। जस्टिस ईश्वरैया और जस्टिस रविशंकर की बेंच ने साबिक अहकाम के मुताबिक नतायज जारी करने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हुकूमत हाई कोर्ट से रुजू हुई थी। उधर रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने डीएससी इम्तिहान से मुतालिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद डीएससी इम्तिहान प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हुकूमत अदालत से रुजू हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। उन्होंने बताया कि एनसीटी और रियासती हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के तहत ये तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एसजीटी और खुसूसी जुमरे के तहत असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए गुंजाइश हो रही है, जिसके जरिए ज़ायद टीचर्स का तकर्रुर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूल असिस्टेंट की 6007 जायदादों के लिए 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के है। दाएं बाजू की आइडियोलॉजी के पुरजोर हामी और नामवर जर्नलिस्ट स्वपन दास गुप्ता ने मुल्क के मशहूर अखबार डेक्कन क्रॉनिकल के इदारती सफ़े पर एक मजमून लिखा है जिसका उन्वान है द राइज ऑफ मॉडर्न मुस्लिम लीडरशिप, यानी मुसलमानों की जदीद क़यादत का उभरना। इस मजमून का महवर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। नाजरीन के लिए इस मजमून का तर्जुमा पेश किया जा रहा है। आसाम के कोकराझार जिले में तशद्दुद और उसके बाद मुल्क के बाकी हिस्सों में जाहिर होने वाले उसके असरात ने तशख़्ख़ुस की सियासत को दोबारा मुतहर्रिक कर दिया है। यह तब्दीली और इस तब्दीली के अवामिल सियासत, ज़राए अबलाग और समाज में पहले ही बहस का मौजू बने हुए हैं। ताहम इस तक़वारियत का एक और पहलू भी है जिस पर बहुत कम तवज्जो दी गई, वो है हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी का सफ़े अव्वल के मुस्लिम लीडर की हैसियत से उभरना। यूं तो आसाम में पेश आने वाले हालात से पहले से ही एमआईएम लीडर एक जानी पहचानी शख्सियत थी और अब तो मुस्लिम मफादात का कोई समझौता किए बगैर दिफा करने वाले मुस्लिम लीडर की हैसियत से बैरिस्टर ओवैसी अंग्रेजी चैनल्स के पसंदीदा बन चुके हैं, जो 2 ज़बानों पर उबूर रखते हैं, समझदार हैं और बरतानिया से बैरिस्टर की डिग्री याफ्ता हैं, बरखिलाफ बदरुद्दीन अजमल, आजम खान और अबू आसिम आजमी के, जो कि महदूद मालूमात के हामिल हैं। मिस्टर ओवैसी दकियानूसी तसव्वुरात के बरखिलाफ जदीद तर्ज की सियासत से वक्फियत के साथ उभर कर सामने आए हैं।
اگرچہ کہ وہ جی ایم بناتوالا کے بعد دوسرے لیڈر ہیں جو ممبئی کے وکیل تھے اور کیرلا کے ملاپورم حلقے سے کئی مرتبہ لوک سبھا کے لیے مسلم لیگ کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے۔ تاہم بحیثیت رکن پارلیمنٹ مسٹر اویسی نے پارلیمنٹ میں اپنے انفرادی نقوش چھوڑے ہیں۔ تاہم بحیثیت رکن پارلیمنٹ مسٹر اویسی نے پارلیمنٹ میں اپنے انفرادی نقوش چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں۔ لوک سبھا میں آسام کی بدامنی پر تحریک التوا کے دوران ان کی مداخلت اور تقریر سے انہیں تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مسلم انتہا پسندی کی تیسری لہر شروع ہونے کا انتباہ بھی دیا۔ اس کے باوجود آسام کے مسئلے پر انہوں نے فیصلہ کن آواز اٹھائی اور وہ واحد مسلم رہنما ہیں جنہوں نے فوری طور پر بوڈو ٹیریٹوریل کونسل کی تنسیخ کا مطالبہ کیا۔ That the central government should immediately ensure that the state government provides relief to the children in those camps. There are many pregnant women over there. Provide safe drinking water. What is the point of a government functioning if it cannot provide even safe and clean drinking water, if it cannot provide medicines over there? And I conclude by saying, sir, that the BTC should be dissolved immediately. They have failed completely in protecting people living over there. Scrap the borderland agreement. If you cannot scrap the borderland agreement, at least take away those areas wherein in those areas 50% of the population are not Bodos. Thirdly, sir, this militant organizations like BLT, NDFP have semi-automatic weapons. Why can't the Assam government take away those weapons from there? Lastly, sir, I warn the central government, I warn the members over here, I do not want this to happen. If proper rehabilitation does not take place, you be ready for a third wave of radicalization among Muslim youth. I don't want that to happen. We don't want that to happen. But this is what is happening. The message has gone everywhere. You are not following the Muslim psyche. You are not reading the Muslim media. I am bringing it to your notice. Let the government take note of what I am saying. آسام سے متعلق صورتحال پر مسٹر اویسی کی تقریر اور ترجمانی اور پھر اس کی مخالفت کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ No, I mean, are you trying to say that because Muslim population is increasing, I have not once. I am sorry, Mr. Owaisi. I am warning you. I am again warning you. You are giving by using Mr. those Owaisi, words and sentences. Mr. Owaisi, I am sorry. You are giving. No, Mr. Owaisi, not once have I used. No, that is the point. Mr. Owaisi, that is the point in your program. You hold a high chair and you want to sermonize. Mr. Owaisi, but you can't. You know what I say, right? Mr. Owaisi. I rest my case. Mr. Owaisi, you are completely aware that جب سے آسام میں مشکلات شروع ہوئی ہیں وہ شخصی طور پر ریلیف کیمپس کا معائنہ کر چکے ہیں جہاں متاثرہ مسلمان مقیم ہیں۔ ان کے ہمراہ ان کے ڈاکٹرز اور والنٹیئرز کی منظم ٹیمیں بھی تھیں۔ یہ سچ ہے کہ ان کے والد سلطان صلاح الدین اویسی نے بھی ایودھیا معاملے میں ایک وسیع کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے بابری مسجد رابطہ کار کمیٹی تشکیل دی تھی جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے نام سے مشہور تھی۔ جواں سال اویسی یعنی ان کے بیٹے مسلم کمیونٹی میں ترقی کے ساتھ آگے نکل چکے ہیں۔ سن 1947 کے بعد مسلم کمیونٹی کی سیاسی مفادات کی ترجمانی کرنے والی تنظیم سے متعلق جو نظریہ پیش کیا گیا وہ پروان چڑھنے لگا۔ کانگریس اور مرکزی دھارے کی سیاست میں مسلمانوں کے شامل ہونے کے علاوہ کیرلا کے ملابار علاقے اور حیدرآباد میں مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے ایک نیا رجحان بھی سامنے آیا ہے۔ آسام میں پرفیوم کے تاجر اجمل کی آل انڈیا ڈیموکریٹک فرنٹ پارٹی اصل اپوزیشن کی حیثیت سے سامنے آئی ہے۔ اتر پردیش میں بھی پیس پارٹی نے سن 2009 کے الیکشن میں نمایاں کامیابی تو حاصل نہیں کی لیکن دوسروں کو برباد کرنے کا رول ضرور ادا کیا۔ سن 2012 کے اسمبلی الیکشن میں اس پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کی۔ سن 2014 کے الیکشن میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اتر پردیش میں حالیہ فرقے وارانہ تشدد سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں قومی پارٹیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ ابتدائی رجحانات ہیں لیکن عالم اسلام میں پروان چڑھنے والی وسیع انتہا پسندی ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اصل دھارے کی سیکولر سیاست سے باہر رہنے کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ اس طرح کی تحریک سے ایک نیشنل باڈی ابھرے گی، تاہم علاقائی اور علیحدہ جو تنظیمیں ہیں وہ انتخابی سیاست پر
असर अंदाज हो सकती हैं। इसी तनाजुर में मिस्टर ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं और उनको वसी सियासी तबके में कबूल आम भी हासिल हो रहा है। यही अंदेशे यहां अहमियत रखते हैं। अलबत्ता मिस्टर ओवैसी को महज एक नए चेहरे की हैसियत से देखना उनके मकासद को नजरअंदाज करना है। MIM महज एक समाजी तहजीबी तंजीम हो सकती है जो इंतखाबी सियासत में शामिल हो गई, लेकिन तारीख से पता चलता है कि सन 1937 के बाद आसिफ जाही सल्तनत जो एक इस्लामी ममलिकत थी, इस तंजीम का बड़ा गलबा था। इसके आज़ादी से पहले के दो लीडर नवाब बहादुर यारजंग और कासिम रज़वी ने इंडियन यूनियन के बाहर हैदराबाद को एक इस्लामी रियासत बनाए रखने की अपनी ख्वाहिशात को कभी से गैराज में न रखा। रजाकारों की इंतहा पसंदाना मुहिम के अलावा उस वक्त जमहूरियत की भी मुखालिफत की गई थी। मैं PCC सदर बनना चाहता हूं, सीनियर रुकन कौंसल P वेंकटराव ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी से इस ख्वाहिश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए P वेंकटराव ने कहा कि इंतखाबात के लिए अभी 20 महीने बाकी हैं और इस दौरान कांग्रेस और अवाम के दरमियान पैदा खला को दूर करने के लिए मुतहरिक इक़दामात की ज़रूरत है। अवाम को कांग्रेस की सोच से वाकिफ करवाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अपना मुहासबा भी करना चाहिए। सिर्फ चंद इजलास मुनक्किद करते हुए अवाम का एतमाद हासिल नहीं किया जा सकता। P वेंकटराव ने कहा कि कांग्रेस के उसूल और सोनिया गांधी के मकासद से अवाम में शऊर बेदार किया जाना चाहिए। मुझे चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जाना रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह 14 साल 11 महीने बहैसियत वजीर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जाना रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि रियासत को दरपेश तमाम मसाइल की जल्द अज जल्द एकसोई कर ली जाएगी। उन्होंने इशारा दिया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मसले पर तेलंगाना वज़रा दिल्ली का दौरा करेंगे। ये पूछे जाने पर कि अगर आला कमान उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए गौर करती है तो क्या वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, जिस पर जाना रेड्डी ने कहा कि पहले इसका जवाब आला कमान से तलब किया जाए। तेलुगु देशम अरकान असेंबली ने कहा कि रियासत में पाए जाने वाले बरकी बहरान के खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। 1 दर्जन से ज्यादा तेलुगु देशम अरकान असेंबली ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से बरकी बहरान पर नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। तेलुगु देशम रुकन असेंबली C नागेश्वर ने कहा कि 7 घंटे बरकी सरबराह करने का तयख्खुन देने वाले वजीर आला किरण कुमार रेड्डी सिर्फ अपने पावर के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। इंदरमा बाटा दिल्ली बाटा बन चुका है। हत्ता के चीफ सेक्रेटरी भी बरकी सरबराही से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से कासिर है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश अंधेरा प्रदेश में तब्दील हो चुका है और इस अंधेरे में हुकूमत भी गुम हो जाएगी। तेलुगु देशम रुकन असेंबली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा है कि बरकी बहरान की वजह से रियासत में तमाम शोबेजात मफलूज होकर रह गए हैं। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि रियासत को अंधेरा प्रदेश में तब्दील करने के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार है। बदउनवान हुकूमत के दौर में सिर्फ कुर्सी का खेल खेला जा रहा है और हुकूमत का रिमोट दिल्ली में है। मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली के इशारे पर ही आला ओहदेदारों के तबादले किए जा रहे हैं। तेलुगु देशम और TRS के बाद बीजेपी ने भी विद्युत सुधा का घेराव करते हुए किसानों को 7 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही का मुतालबा किया है। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला की कमजोर क़यादत और दूर अंदेशी की कमी की वजह से हर शोबा मुतासिर हो गया है। एहतजाजियों ने चीफ मिनिस्टर डॉन डॉन के नारे भी लगाए। पुलिस ने किशन रेड्डी के बशमूल दीगर कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के रुकन असेंबली मुत्तयम रेड्डी का मानना है कि रियासत में बरकी बहरान से निपटने के लिए फौरी इक़दामात करने की जरूरत है। अगर मजीद मुतहरिक अंदाज में काम करते हुए बरकी चोरी पर रोक लगाई जाए तो बहरान पर काबू भी पाया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए मुत्तयम रेड्डी ने कहा कि मरबूत ट्रांसमिशन निज़ाम को बेहतर बनाने से 20% बरकी बचाई जा सकती है। इसके अलावा हाईमास लाइट्स के लिए बरकी शमसी तवानाई के जरिए हासिल की जाए तो भी काफी फर्क पड़ सकता है। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।